लग्जरी केबिन की खामोशी में लू शेंग ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी भींची। उसकी नजर सामने बैठे हैरोल्ड के सिर पर टिक गई। बताओ हैरोल्ड, उसने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, एक सेंट होने के नाते तुम्हें क्या लगता है, अगर अभी मैं तुम्हारे सिर पर एक पूरा वार करूं तो उसका क्या होगा? केबिन का माहौल तुरंत जम गया। हैरोल्ड के सिर में ठंडी सिहरन दौड़ गई, जैसे हजारों गर्म सुइयां उसकी गर्दन में चुभ रही हों। अचानक उठे डर से हैरोल्ड अपनी सीट से कूदकर नीचे घुटनों पर गिर पड़ा और सिर झुका दिया। लू शेंग से निकलती भयावह आभा उसकी आत्मा को कुचलने जैसी थी। लेकिन जब उसने हिम्मत करके ऊपर देखा तो पाया कि लू शेंग खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ममेरे लॉर्ड, हैरोल्ड कांपते हुए बोला और अपने कपड़ों से कुछ निकालने लगा। मुझसे गलती हो गई। डार्क स्टार और ब्लैक डीमन सोसाइटी के गिरने के बाद जो एनर्जी कॉन्सेंट्रेट मिला था, उसका एक हिस्सा मैंने आपको नहीं दिया था। वह सब आपका ही है। मैं अभी आपको देना चाहता हूँ। हैरोल्ड हड़बड़ाकर उठा और जेब से एक छोटा काला कपड़े का बैग निकालकर दोनों हाथों से लू शेंग को दे दिया। लू शेंग कुछ पल उसे देखता रह गया। उसने तो अभी बस सोचा ही था, और यह आदमी पहले ही डर से पागल हो गया। कुछ देर बाद लू शेंग बोला, हैरोल्ड, अगर मैं कहूं कि मेरा तुम्हें मारने का इरादा नहीं था, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? हैरोल्ड ने जवाब में बस जोर जोर से सिर हिलाया। डर के आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। ठीक है, इसे एक कल्पना ही मान लो, लू शेंग ने आह भरते हुए कहा। उसने बैग ले लिया। अंदर के क्रिस्टल भारी और घने थे। अनुमान से उसमें 600 ग्राम से ज्यादा उच्चस्तरीय सामग्री थी। पहले वाले भंडार को मिलाकर अब उसके पास लगभग 1 किलो ऊर्जा जमा हो चुकी थी। सच यह था कि हुआन येन संगठन बेहद अमीर था, और इतनी दुर्लभ चीजें जिस गति से उसके हाथ आ रही थीं, वह लगभग हास्यास्पद था। जब हैरोल्ड ने देखा कि लू शेंग ने आखिरकार बैग रख लिया है, तो उसने राहत की लंबी सांस ली। उसके आसपास का हत्या जैसा दबाव धीरे धीरे कम होने लगा। फिर भी उसने सावधानी से अपनी सीट बदल ली और कई सीट दूर जाकर बैठ गया। उसे ड्रैगन नेशन की एक कहावत याद आई, राजा के पास रहना शेर के साथ चलने जैसा है। पहले उसे यह बस एक कहावत लगती थी, लेकिन अब वह उसकी सच्चाई समझ चुका था। एक पल के लिए हैरोल्ड ने लू शेंग की ओर देखा, और उसे लगा जैसे सामने कोई सुंदर युवक नहीं बल्कि खुद मृत्यु खड़ी हो, लाल आंखों वाला भयानक प्रेत। उसके भीतर डर ठंडे जहर की तरह फैल गया। ऐसे व्यक्ति के पास रहना जो एक पल में तुम्हारा भाग्य तय कर सकता है, यह सचमुच तलवार की धार पर जीने जैसा था। हैरोल्ड को पता भी नहीं था कि उसी समय लू शेंग के शरीर के अंदर नेचुरल ब्रीदिंग टेक्निक बेहद तेज गति से काम कर रही थी। 278 अनडाइंग सेल्स से निकलती ऊर्जा को संतुलित करना मुश्किल हो रहा था। मेरी ताकत इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है, लू शेंग ने सोचा। अगर जल्द ही मुझे कोई असली तीव्र लड़ाई नहीं मिली, तो शायद मैं साधारण चीजें छुए बिना ही उन्हें तोड़ दूंगा। कुछ पल के लिए उसके मन में उसकी मंगेतर डॉम किंग्स की छवि आई, और उसे अचानक एक काला मजाक सूझा। अगर वह अभी उसे चूमने की कोशिश करे तो शायद उसकी गर्मी से उसके होंठ जल जाएंगे। यहाँ तक कि घर लौटना भी मुश्किल लग रहा था। अगर वह कुछ घंटे लिविंग रूम में बैठ जाए तो शायद उसके माता पिता उसके शरीर से निकलती ऊर्जा से ही पक जाएं। यह सोचकर उसे सचमुच डर लगा, खासकर अपनी छोटी बहन लू किन के लिए, जिसकी मार्शल फाउंडेशन अभी कमजोर थी। कहीं ऐसा न हो कि वह उसे गले लगाए और गलती से जला दे। ऐसी त्रासदी से वह हर हाल में बचना चाहता था। मुझे दबाव चाहिए।
ऐसा दबाव जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया, लू शेंग बुदबुदाया। उसका स्टार हार्ट सीने में सूरज की तरह धड़क रहा था। इस समय वह सिर्फ वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट का इंतजार कर रहा था। उसे दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की जरूरत थी ताकि वे उसकी शक्ति को और तेज बना सकें। हैरोल्ड की जानकारी के अनुसार पिछली बार जब लॉर्ड गाइड वायन स्टार पर उतरा था तब दुनिया में कुल 24 मार्शल सेंट्स थे जो रैंक 9 से आगे निकल चुके थे। इनमें से कुछ बड़े देशों में थे और कुछ छोटे देशों या गुप्त संगठनों में स्वतंत्र रूप से काम करते थे। लू शेंग को अचानक अफसोस हुआ। डार्क स्टार और ब्लैक डीमन सोसाइटी के सेंट्स को मारकर और एक्सट्रीम दाव के सेंट को अपंग करके उसने अपने 3 संभावित अभ्यास साथियों को खत्म कर दिया था। अब ग्रह पर सिर्फ 21 मार्शियल सेंट्स बचे थे। उसने सोचा, क्या इस दुनिया में अब भी कोई है जो मुझे सच में चुनौती दे सके? वह विमान की खिड़की से बाहर सितारों की ओर देखने लगा। उसके मन में सवाल आया, क्या 2 मार्शियल सेंट्स मिलकर मुझे रोक पाएंगे या 3? फिर उसने सोचा, अगर 20 एक साथ आ जाए तो? और फिर एक और विचार आया, और अगर इस ग्रह के सारे मार्शियल सेंट्स भी मुझे चुनौती न दे पाए तो शायद मेरी आखिरी उम्मीद वही रहस्यमयी लॉर्ड गाइड है। उसी समय हैरोल्ड लगभग 10 मीटर दूर सीट में सिकुड़ा बैठा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस व्यक्ति की वह इतनी श्रद्धा से सेवा कर रहा है वह अभी पूरे ग्रह के मार्शियल सेंट्स से एक साथ लड़ने का सोच रहा है। अगर उसे यह पता चल जाता तो शायद वह पागल हो जाता। लगभग आधे घंटे बाद विमान के इंजन की आवाज बदल गई। सुनहरा निजी जेट धीरे धीरे उतरने लगा और लैंडिंग गियर नीचे आ गया। कुछ ही पलों में विमान एक गुप्त रनवे पर उतर गया जो एक दूरदराज उष्णकटिबंधीय द्वीपसमूह के बीच छिपा हुआ था। जैसे ही भारी केबिन का दरवाजा फुस की आवाज के साथ खुला, अंदर नम और फूलों की खुशबू वाली हवा का झोंका भर गया। सामने लू शेंग के आगे फैला हुआ घना और जीवंत ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था जहां पेड़ों की छतरी के बीच अजीब-अजीब पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। बिना कुछ कहे लू शेंग ने अपनी मानसिक शक्ति को एक अदृश्य लहर की तरह फैला दिया जो देखते ही देखते 500 किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके तक फैल गई। उसकी चेतना में पूरा द्वीप साफ दिखाई देने लगा, हरे पेड़ों के नीचे छिपे आधुनिक अल्ट्रालक्जरी भवनों का एक विशाल परिसर। यह असल में अमीर और ताकतवर लोगों के लिए बनाया गया विश्वस्तरीय रिसॉर्ट था। माय लॉर्ड, हम पहुंच गए हैं, हैरोल्ड ने जल्दी से कहा, अपनी उपयोगिता दिखाने की कोशिश करते हुए। वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन ने इस जगह का नाम सेंट हेवन आइलैंड रखा है। यहीं सभी मार्शियल सेंट्स इकट्ठा होकर मुख्य मुकाबले शुरू होने से पहले प्रीलिमिनरी मैचेस देखेंगे। लू शेंग धीरे से सिर हिलाते हुए रनवे पर उतरा। उसके जूतों की हल्की टकटक सुनाई दी। सेंट हेवन आइलैंड अच्छा नाम है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वायन स्टार के मार्शियल सेंट्स में आत्मविश्वास की कमी तो नहीं है, कम से कम अपने ठिकानों के नाम रखने में। फिर उसने हैरोल्ड की ओर देखा और पूछा, तो मंच तैयार है? अब इस बड़े खेल का अगला कदम क्या है? हर मार्शियल सेंट को इस द्वीप पर एक विशाल निजी इलाका दिया गया है, हैरोल्ड ने जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा। उन जगहों पर हर तरह की सुविधा है, एडवांस्ड ट्रेनिंग फैसिलिटीज से लेकर लक्सुरी एंटरटेनमेंट स्वीट्स तक। लेकिन असली मुकाबले शुरू होने से पहले एक बड़ा अनिवार्य बैंक्वेट होता है। वहीं सेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं और वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन को अपनी ट्रेड रिक्वेस्ट्स भी देते हैं। और हाँ, वहां भीड़ काफी होती है। सेंट्स आमतौर पर अपने शिष्यों, परिवार के लोगों और ऊंचे दर्जे के रिश्तेदारों के साथ आते हैं। सम्मान से झुकते हुए हैरोल्ड ने एक डिजिटल टैबलेट और एक असली स्क्रॉल निकाला और लू शेंग को इस चक्र की आधिकारिक टूर्नामेंट ट्रेड लिस्ट थमा दी।
लू शेंग ने आराम से सूची ली और उसमें मौजूद महंगे सामान देखने लगा। लाइफ टियर 3 नरिशिंग स्पिरिट इलिक्सर, मार्शल दाओ स्पिरिट को विकसित करने और धर्मा आइडल को मजबूत करने के लिए। कीमत 2 किलो एनर्जी क्रिस्टल्स प्रति शीशी। वह आगे बढ़ता गया। लाइफ टियर 3 बॉडी टेम्परिंग इलिक्सर, मार्शल रीजन को मजबूत करने और कोशिकाओं की घनता बढ़ाने के लिए। कीमत 2 किलो प्रति खुराक। यह साफ था कि ये चीजें मानव शक्ति के सबसे ऊंचे स्तर के लिए बनाई गई थीं। यहां तक कि साधारण सहायक सामान भी कम से कम 1 किलो एनर्जी क्रिस्टल्स का था, इतना कि कई देशों की अर्थव्यवस्था हिल जाए। लू शेंग ने सूची से नजर उठाई और हैरोल्ड की ओर हल्की व्यंग्य भरी नजर डाली। हैरोल्ड, लगता है तुम्हारी आर्थिक हालत मेरी कल्पना से भी ज्यादा खराब है, उसने सहज स्वर में कहा। एक रैंक 9 मार्शियल सेंट होकर जिसने 100 साल जिए हैं, फिर भी तुम 1 किलो एनर्जी क्रिस्टल्स भी नहीं बचा पाए। यह तो सच में कमाल है। यह सुनते ही हैरोल्ड का चेहरा सख्त हो गया। वो दरअसल हैरोल्ड का चेहरा पीला पड़ गया और उसके माथे से फिर ठंडा पसीना बहने लगा। उसने मजबूर मुस्कान बनाई। सच कहूं तो पिछले कुछ सालों में मैंने कई प्रयोगात्मक संसाधनों और उपकरणों में निवेश किया था, जिससे मेरी नकद पूंजी कम हो गई। लेकिन मुझे याद है कि कई मार्शियल सेंट्स मुझ पर एनर्जी क्रिस्टल्स का कर्ज रखते हैं। मैं तुरंत वह सब वसूल करूंगा और आपको सौंप दूंगा, माय लॉर्ड। लू शेंग मन ही मन मुस्कुराया। तो यह बूढ़ा लोमड़ी अपनी असली दौलत एहसानों और कर्जों में छिपाकर रखता है। बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक उसने चेहरे पर कुछ नहीं दिखाया। आखिर हैरोल्ड जैसे व्यक्ति ने 100 साल जीकर रैंक 9 तक पहुंचने के लिए कई सुरक्षा जाल जरूर बनाए होंगे। इतनी आसानी से सब कुछ छोड़ देना उसके स्वभाव में नहीं था। जब लू शेंग की नजर सूची में आगे गई तो अचानक एक चीज पर रुक गई। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। पहली बार उसके चेहरे पर असली दिलचस्पी दिखाई दी। उसकी नजर 2 खास वस्तुओं पर टिक गई। लेवल 10 विल पावर डिफेंस टैलिस्मान, लेवल 10 पावर हाउस की असली विल पावर से भरा ताबीज। घातक खतरे पर खुद सक्रिय हो जाता है। कीमत 30 किलो एनर्जी क्रिस्टल्स। इसके नीचे लिखा था, शैटर्ड इंक स्टार स्टील, ब्रह्मांडीय उत्पत्ति की टियर 10 हथियार सामग्री। कीमत 1 ग्राम के लिए 1 किलो एनर्जी क्रिस्टल्स। ये पूरी सूची की सबसे कीमती चीजें थीं। और लू शेंग को लगा जैसे उसने इन्हें पहले भी कहीं देखा है। तो अब रहस्य साफ हो गया, लू शेंग ने सोचा। यही वह जगह है जहां झाओ जी ने अपने लिए 30 किलो एनर्जी क्रिस्टल्स जुटाए थे। अब उसे समझ आया कि एक्सट्रीम दाओ मार्शल सेंट ने लेवल 10 विल पावर वाला ताबीज कहां से खरीदा था, यहीं से। लेकिन 30 किलो एनर्जी क्रिस्टल्स की कीमत सुनकर वह भी एक पल के लिए चौंक गया। इतनी संपत्ति जुटाने के लिए झाओ जी ने शायद ड्रैगन नेशन से 100 साल तक संसाधन खींचे होंगे। गॉड ऑफ द मॉर्टल रियल्म के रूप में उसकी संपत्ति हैरोल्ड जैसे निजी संगठनों से कहीं ज्यादा रही होगी। वॉर ड्रैगन डिवीजन की तबाही के बाद उसने शायद मरे हुए सेंट्स की संपत्ति भी अपने पास कर ली थी। वह मोटा झाओ जी सच में संसाधनों का राक्षस था, लू शेंग ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। ड्रैगन नेशन की आबादी अरबों में थी। झाओ जी जैसे व्यक्ति के लिए उंगली हिलाते ही विशाल संसाधन जुटाना आसान था। इसके मुकाबले हुआंग येन में 10,000 से भी कम लोग थे। कोई निजी संगठन किसी बड़े देश की अर्थव्यवस्था से मुकाबला नहीं कर सकता था। ऊपर से हुआंग येन का रेयर बीस्ट्स पर भारी निवेश भी पैसा डुबो देता था। झाओ जी और हैरोल्ड के बीच फर्क वैसा है जैसे साम्राज्य का मंत्री और अमीर व्यापारी, लू शेंग बुदबुदाया। यह पूरी ट्रेड लिस्ट असल में इन मार्शियल सेंट्स को लूटने का जाल है। लू शेंग ने दिमाग में लॉर्ड गाइड की योजना समझी।
उन्नत सभ्यता शायद अपने बेकार तकनीकी टुकड़े यहां बेच रही थी, लेकिन वायन स्टार के मार्शियल सेंट्स के लिए वही चीजें खजाना थीं। पहले वे ग्रह के 90% संसाधन ट्रिब्यूट के रूप में ले लेते थे, फिर बचे हुए 10% कबाड़ से सेंट्स को लुभाकर उनकी बाकी बचत भी निकलवा लेते थे। कितनी चालाक और निर्दयी योजना है, लू शेंग ने मन में सोचा। जब तक वे वायन स्टार पर बंधे हैं, तब तक वे बस किसी किसान के पाले हुए जानवरों जैसे हैं। सच्ची बराबरी तभी मिलेगी जब वे इस ग्रह से निकलकर असली तारों वाली दुनिया में पहुंचेंगे। आखिर ग्रैंड बैंक्वेट का समय आ गया। निजी ड्रेसिंग सूट का भारी सुनहरे दरवाजा खुला और लू शेंग बाहर निकला। अब वह अपनी पुरानी पहचान पूरी तरह छोड़ चुका था। अब वहां एक पूर्वी युवक नहीं बल्कि हल्के भूरे बालों वाला गोरा युवक खड़ा था। उसकी शक्ल किसी प्राचीन पश्चिमी सूर्य देवता की मूर्ति जैसी लग रही थी। उसकी आंखें अब गहरी नीली थीं। इतना बदलाव था कि खुद लू शेंग भी आईने में देखकर एक पल को चौंक गया। अगर अभी मैं अपने माता पिता के सामने खड़ा हो जाऊं, तो शायद वे भी मुझे पहचान न पाए, उसने सोचा। उसकी भयानक आभा पूरी तरह दबा दी गई थी। दरवाजे के पास खड़े हैरोल्ड ने तुरंत कहा, सर, आपका डिस्गाइज बिल्कुल परफेक्ट है। चेहरा बदल गया, लेकिन आपकी दिव्यता अब भी वैसी ही है। लू शेंग ने ठंडी नजर से उसे देखा। हैरोल्ड, ध्यान से सुनो। चाहे जितनी चापलूसी कर लो, तुम्हें मेरी एनर्जी क्रिस्टल्स का आधा ग्राम भी इनाम में नहीं मिलेगा। हैरोल्ड ने तुरंत झुककर कहा, जी माय लॉर्ड। मैं पहले हॉल में जाकर आपके आगमन की घोषणा करता हूं। ग्रैंड बैंक्वेट हॉल पहले से ही शानदार माहौल से भरा था। मधुर संगीत बज रहा था, लोग हंस रहे थे, क्रिस्टल ग्लास टकरा रहे थे। कमरे में दौलत और शक्ति की घनी हवा महसूस हो रही थी। लू शेंग शांत चेहरे के साथ अंदर आया। उसकी नीली आंखें कमरे को ठंडे अंदाज में देख रही थीं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई और लगभग हर व्यक्ति ग्रांड मास्टर या उससे ऊपर का साधक था। उनके महंगे कपड़े भी उनके शरीर से निकलती शक्तिशाली ब्लड एनर्जी को नहीं छिपा पा रहे थे। ये वायन स्टार के असली शिकारी थे। इनके सामने लू शेंग के पुराने सामाजिक कार्यक्रम बच्चों के खेल जैसे लगते। तभी कुछ पूर्वी चेहरे वाले लोग अंदर आए। लू शेंग ने उन्हें देखा और चौंक गया। भीड़ में उसने डोंग शेंगी और लिन वॉन वन को पहचान लिया। ओह, ये दोनों भी आ गए, उसने सोचा। डोंग शेंगी की आभा देखकर लगता है वह मार्शियल दांव पर वापस आ गया है। अच्छा है, लू शेंग ने सोचा। उसने देखा कि डोंग शेंगी ने सिर भी मुंडवा लिया था, जैसे नई शुरुआत कर रहा हो। लू शेंग को याद आया जब उसने खुद उसका मार्शियल पाथ काट दिया था। उसे लगा था कि वह जिंदगी भर टूट जाएगा, लेकिन अब वह फिर दुनिया के श्रेष्ठ लोगों के बीच खड़ा था। यह देखकर उत्सुक होकर लू शेंग ने पूरे हॉल को फिर से देखा। उसने अपनी मानसिक शक्ति से भीड़ को महसूस किया। क्या कोई और पुराना परिचित भी यहाँ है? अचानक उसकी सांस हल्की रुक गई। दरवाजे से एक और समूह अंदर आया। उनकी आभा बाकी लोगों से अलग थी, ठंडी, खून से सनी, सैन्य जैसी। हर कदम अनुशासन से भरा था। उनकी पीठ लोहे की छड़ जैसी सीधी थी। उनमें कई लोग 50 से ऊपर के थे, लेकिन उनकी ब्लड एनर्जी बेहद मजबूत थी। लू शेंग ने उन्हें पहचान लिया। ड्रैगन नेशन के मार्शल्स खुद यहाँ आए हैं। आमतौर पर सेना टैन झोंग्यू या लिन झेंग्युए पर निर्भर रहती थी। उन्हें खुद देखकर वह थोड़ा चौंका। शायद बाद में उनसे मिलना चाहिए, उसने सोचा। तभी अचानक हॉल में शोर मच गया। देखो, मिस फियोना आ गई। अलायंस की सबसे चमकती रत्न। दरवाजे पर हलचल हो गई।
लू शेंग ने भी दरवाजे की ओर देखा। लड़की को देखते ही वह भी कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसकी सुंदरता सचमुच अविश्वसनीय थी, जैसे किसी परीक्षा की राजकुमारी। उसके सुनहरे बाल सूरज की तरह चमक रहे थे, त्वचा दूध जैसी साफ थी। चेहरा किसी कलाकार की बनाई मूर्ति जैसा था। उसकी चाल में जन्मजात शाही गरिमा थी। लोग फुसफुसा रहे थे, मिस फियोना सच में एक किंवदंती जैसी है। लू शेंग ने उसे देखते हुए सोचा, लगता है दुनिया मुझे एक और परेशानी देने वाली है। फियोना भीड़ के बीच से ऐसे गुजर रही थी जैसे वह खुद इस कमरे का केंद्र हो। बाकी सब उसके सामने फीके लग रहे थे। किनारे खड़ी लिन वॉन वान यह सब देखकर हैरान रह गई। वाह, उसने धीरे से कहा। डोंग शेंगी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। थोड़ी जलन हो रही है क्या? उसने मजाक किया। लिन वॉन वान ने मुंह फुला लिया। मजाक मत करो। वह वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की बेटी है। स्टेटस, रिसोर्सेस, लुक्स, हर चीज में मैं उससे बहुत पीछे हूं। फिर उसने हंसते हुए डोंग शेंगी को कुहनी मारी। लेकिन तुम कोशिश कर सकते हो। शायद वही ईस्टर्न ड्रैगन हो जिसकी उसे तलाश है। डोंग शेंगी के माथे पर पसीना आ गया। अरे रहने दो। यहां इतने लोग मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। मैं बस छोटी मछली हूं। लिन वॉन वन तुरंत बोली, बकवास। तुम नरक से निकलकर यहां खड़े हो। मेरे पिता कहते हैं तुम एक दिन रैंक 9 तक पहुंच सकते हो। लेकिन डोंग शेंगी ने सिर हिला दिया। मैं अभी अभी अंधेरे से बाहर आया हूं। फिर से हार नहीं झेल सकता। लिन वॉन वन ने मजाक में कहा, सुना है तुम्हारे बड़े भाई को भी लू शेंग ने बुरी तरह हराया था। चलो उनसे मिलकर दुख साझा करें। डोंग शेंगी बस चुप रह गया। डोंग परिवार के दो प्रतिभाशाली युवाओं को एक ही आदमी ने हरा दिया था, लू शेंग। यह सच में विडंबना थी। लेकिन इस हॉल में अगर कोई फियोना जैसी लड़की को सच में प्रभावित कर सकता था, तो वह शायद सिर्फ लू शेंग ही था। हॉल के एक कोने में ड्रैगन नेशन के सैन्य अधिकारी खड़े थे। उनकी वर्दियां चमक रही थीं और उनका माहौल सख्त था। चलो भाइयों, जीत के नाम। उन्होंने ग्लास टकराए और जोर से हंसे। उन्हें लगता था जैसे उन्होंने कोई बड़ी लॉटरी जीत ली हो। उनमें से एक अधिकारी ने फियोना की ओर देखा। यह लड़की लैन चेन की बेटी है। अगर वह हमारे भविष्य के सैन्य देवता से शादी करे तो कैसा रहेगा? दूसरे अधिकारियों ने सिर हिलाया। यह गठबंधन बहुत फायदेमंद हो सकता है। लेकिन तीसरे अधिकारी ने तुरंत विरोध किया। बिल्कुल नहीं। ड्रैगन नेशन में अरबों लोग हैं। क्या हमें अपने देश में योग्य लड़की नहीं मिलेगी? बाकी दोनों ने भी सोचा और सहमति जताई। और वैसे भी सुना है लू शेंग को डोंग परिवार की एक महिला पसंद है। कुछ देर बहस के बाद उन्होंने यह विचार छोड़ दिया। चलो छोड़ो, अब पियो। फिर वे वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट की रणनीति पर चर्चा करने लगे। पास में कुछ लोग फियोना और दूसरी सुंदर महिलाओं को देख देखकर तुलना कर रहे थे। मैं थक गई हूं, फियोना ने कहा। वह भीड़ से निकलकर एक शांत कोने में आ गई। मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। उसकी साथ वाली लड़की मुस्कुराई। तुम दुनिया की पर्ल हो, फियोना। मोती तो चमकने के लिए ही होता है। फियोना ने सिर हिलाया। लोग मोती की सुंदरता नहीं देखते, वे बस उसकी कीमत देखते हैं। उसने लंबी सांस ली। मेरे पिता ने साफ कहा है, अगर इस टूर्नामेंट के खत्म होने से पहले मैंने खुद कोई साथी नहीं चुना, तो वह मेरे लिए राजनीतिक शादी तय कर देंगे।
उसकी साथी ने गंभीर होकर कहा, यह मौका 5 साल में एक बार आता है। दुनिया के सबसे बड़े प्रतिभाशाली लोग अभी यहीं मौजूद हैं। फियोना, एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि अपने पिता की बात को गंभीरता से लो, उसकी सहेली ने धीरे से कहा। आज भले ही मार्शल पावर का जमाना हो, लेकिन एक लड़की की सबसे खूबसूरत उम्र बहुत जल्दी गुजर जाती है। उसे ऐसे किसी चमत्कार का इंतजार करते हुए बर्बाद मत करो जो शायद कभी आए ही नहीं। फियोना कुछ देर चुप रही। उसके पिता की बात उसके मन पर भारी पड़ रही थी। शायद अगर मुझे सच में किसी साथी को चुनना ही पड़े। वह रुक गई और सिर उठाकर अपनी चमकदार आंखों से पूरे हॉल को धीरे धीरे देखने लगी, जैसे इस भीड़ में कोई खास चमक खोज रही हो। अचानक उसकी नजर एक जगह रुक गई। दूर खड़े एक अकेले आदमी पर उसकी निगाह टिक गई और उसकी आंखों में हल्की दिलचस्पी चमक उठी। अगर मुझे चुनना ही पड़े, उसने धीमे से कहा, तो कम से कम उसमें उस आदमी जैसी आभा होनी चाहिए। उसकी सहेली ने भी उसी दिशा में देखा। बुफे के पास एक युवक खड़ा था। उसने गहरे नीले रंग का सूट पहना हुआ था जो उसके लंबे और मजबूत शरीर को उभार रहा था। वह करीब 20-22 साल का लगता था। हल्के भूरे घुंघराले बाल और गोरी त्वचा। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी कलाकार ने तराशकर बनाया है। वह आराम से चांदी के कांटे से खाना चख रहा था, जैसे आसपास की शक्तिशाली भीड़ से बिल्कुल बेपरवाह हो। हालांकि लू शेंग ने अपना रूप पूरी तरह बदल लिया था, फिर भी उसे अचानक एहसास हुआ कि कोई उसे बहुत ध्यान से देख रहा है। उसने मन में सोचा। यह अजीब सा दबा। कोई मुझे काफी ध्यान से देख रहा है। अपनी आभा दबाने के बावजूद लू शेंग की हर हरकत में अजीब आत्मविश्वास था। ऐसा लगता था कि चाहे कमरे में कुछ भी हो जाए, वह अपने भाग्य का मालिक रहेगा। यहाँ तक कि उसका खाना खाने का तरीका भी आकर्षक लग रहा था। वह किसी गहरी रात के आसमान जैसा था, रहस्यमय, शांत और खतरनाक। फियोना की सहेली कुछ सेकंड तक उस युवक को देखती रही, फिर अचानक बोली, फियोना, हे भगवान, वह आदमी तो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। अगर तुम्हें वह पसंद न आए तो क्या मैं कोशिश कर सकती हूं? फियोना के माथे पर जैसे पसीना आ गया। 1 मिनट, मैंने अभी उससे बात भी नहीं की है, फियोना ने जल्दी से कहा और अपनी ड्रेस ठीक की। फिर उसने आत्मविश्वास से उसकी ओर चलना शुरू किया। और किसने कहा कि मुझे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए? हटो, यह वाला मेरा है। फियोना बेहद शालीनता से चलती हुई लू शेंग की मेज तक पहुंची। उसे देखकर लू शेंग के मन में हल्की झुंझलाहट हुई। यह यहाँ क्यों आ रही है? कहीं मेरा भेष खुल तो नहीं गया? लू शेंग ने कांटा मेज पर रख दिया और सतर्क हो गया। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरे हॉल में फैली हुई थी, इसलिए फियोना के पास आने से पहले ही वह सब समझ चुका था। उसने लोगों की फुसफुसाहट भी सुन ली थी और सैनिकों के मजाक भी। उसे पता था कि फियोना वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट लैन चेन की बेटी है, और शायद लैन चेन इस ग्रह के सबसे ताकतवर मार्शल सेंट्स में से एक है। उसे यह भी लगा कि सैनिकों का मजाक बहुत ज्यादा था। शादी, उसने मन ही मन सोचा। सैनिकों के पास सच में बहुत खाली समय है। उसे उम्मीद नहीं थी कि फियोना सच में उससे बात करने आएगी। उसके मन में बस डॉम किंग्स थी, इसलिए वह किसी और उलझन में नहीं पड़ना चाहता था। लेकिन किस्मत हमेशा उसकी नहीं सुनती थी। फियोना ने बात शुरू की। लगता है आपको खाने का अच्छा स्वाद है, वह हल्का झुककर बोली। आपने यहाँ लगभग सब चख लिया होगा। कोई सुझाव देंगे? मुझे काफी भूख लगी है।
लू शेंग ने सीधा जवाब दिया, सब ठीक है। ज्यादातर चीजें अच्छी हैं। लेकिन फियोना रुकने वाली नहीं थी। वह थोड़ा और करीब आई और मुस्कुराकर बोली, लेकिन इनमें सबसे अच्छा क्या है? आपका पसंदीदा? लू शेंग को उसकी सुंदरता सच में खतरनाक हथियार जैसी लग रही थी। उसने आंखें बंद कर ली ताकि उसका ध्यान न भटके। फिर उसने प्लेटों की ओर इशारा किया। यह और शायद वह। मुझे सब ठीक लगते हैं। फियोना मुस्कुराई और कांटे से स्ट्रॉबेरी केक का एक टुकड़ा उठाया। ठीक है, तो मैं आपकी सलाह मानती हूं, उसने कहा। फिर वह धीरे धीरे वही चीजें खाने लगी जो लू शेंग ने बताई थीं। बुरा नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन लू शेंग बिल्कुल शांत रहा। उसकी आंखें ठंडी थीं। कुछ ही मिनटों में पूरी पार्टी में यह बात फैल गई कि फियोना एक अजनबी के साथ समय बिता रही है। हर कोई उन्हें देख रहा था। कुछ लोग उसकी सुंदरता से जल रहे थे और कुछ लोग लू शेंग की छिपी हुई शक्ति महसूस कर रहे थे। दूर खड़े डोंग शेंगी भी उन्हें देख रहे थे। वह आदमी बहुत ताकतवर है और बहुत युवा भी, डोंग शेंगी ने सोचा। कौन सा संगठन इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति छिपा सकता है? फिर उसने आ भरी। दुनिया ऐसे छिपे हुए राक्षसों से भरी है। नए लोग अचानक आ जाते हैं और हमें भागते रहना पड़ता है। पास खड़ी पैंग हुआयू ने भी सिर हिलाया। सच है। इस दौर में अगर रैंक 9 मार्शल सेंट भी लापरवाह हो जाए तो गिर सकता है। एक साल बीतने के बाद भी पैंग हुआयू एक नाम भूल नहीं पाई थी, लू शेंग। सच बताओ, क्या तुम्हें लगता है लू शेंग अभी भी जिंदा है? उसने पूछा। डोंग शेंगी चौंक गया। सोचो, सेना के बड़े अधिकारी यहाँ क्यों आए हैं? उसने कहा। पहले टूर्नामेंट्स में वे सिर्फ युवा अधिकारियों को भेजते थे, लेकिन इस बार अलग है। लगता है वे लू शेंग के लिए रास्ता बना रहे हैं। अगर ऐसा है तो वह जरूर जिंदा है। डोंग शेंगी ने सिर हिलाया। यह सवाल शायद सिर्फ आसमान और लू शेंग ही जानते हैं। पैंग हुआयू ने कहा, वह सिर्फ रैंक 8 था। फिर भी उसने एक्सट्रीम दाओ मार्शल सेंट को हरा दिया। अगर वह मार्शल सेंट बन गया तो उसे कौन रोक पाएगा? डोंग शेंगी ने दांत भींचे। तुम मार्शल सेंट स्तर की ताकत को कम समझ रही हो। लू शेंग प्रतिभाशाली है, लेकिन सेंट बनने के बाद उसे 100 साल लगेंगे उस शक्ति को समझने में। ड्रैगन कंट्री का असली नेता अभी भी झाओ जी है। एक्सट्रीम दाओ मार्शल सेंट की कथा इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी और लू शेंग भी इसे इतनी जल्दी पार नहीं कर सकता। कुछ देर बाद लू शेंग बहाना बनाकर पार्टी से निकल गया। पूरी शाम फियोना उससे बात करती रही थी। सैकड़ों लोगों की जलती नजरें उसके पीछे लगी थीं। इसलिए उसने जल्दी निकलना बेहतर समझा। जब वह अपने वीआईपी स्वीट में लौटा तो उसने शराब का एक घूंट लिया। लेकिन तभी उसने देखा हैरोल्ड पहले से वहां इंतजार कर रहा था। हैरोल्ड का चेहरा बिल्कुल खुश नहीं था। उसके चेहरे पर गुस्सा और दबा हुआ अपमान दिख रहा था। सुना है आपने एक ही शाम में पर्ल ऑफ द वर्ल्ड को प्रभावित कर दिया, उसने कहा। लू शेंग हल्का मुस्कुराया। लगता है यहाँ खबरें बहुत जल्दी फैलती हैं। हैरोल्ड हंस पड़ा। जल्दी, माय लॉर्ड। अब तक पूरे सेंट हेवन आइलैंड में यह खबर फैल चुकी होगी। लू शेंग ने पूछा, और तुमने लोगों को क्या बताया? हैरोल्ड ने थकी हुई आवाज में कहा, मैंने कहा कि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। हुआंग यिन के वारिस।
फिर उसने गंभीर होकर कहा, माय लॉर्ड, आप समझते नहीं। लैन चेन इस दुनिया के सबसे प्रभावशाली मार्शल सेंट्स में से हैं। हर कोई फियोना से शादी करना चाहता है और अब आपने उसका ध्यान खींच लिया है। अब यहां हर ताकतवर व्यक्ति आपको अपना दुश्मन समझेगा। यह सुनकर लू शेंग को स्थिति की असली मजाकिया बात समझ आई। हैरोल्ड पर शायद बाकी मार्शल सेंट्स ने काफी दबाव डाला था। लू शेंग उठकर उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। शांत हो जाओ, उसने कहा। तुम्हारे पिता तुम्हें भूलेंगे नहीं। कल जो भी हुआ है उसका हिसाब मैं खुद लूंगा। किसी को मेरे लोगों का अपमान करने की इजाजत नहीं है। रात जल्दी बीत गई। सुबह सूरज उगा और समुद्र सुनहरा हो गया। लू शेंग ने गहरा सूट पहना और हैरोल्ड के साथ बाहर निकल गया। चलते हुए उसकी नजरें चारों ओर घूम रही थीं। द्वीप की हवा में मार्शियल एनर्जी और भी भारी हो गई थी। हैरोल्ड ने सामने ऊंचे टावरों की ओर इशारा किया। यह सेंट हेवन आइलैंड का केंद्रीय क्षेत्र है। यहां 30 टावर हैं, हर एक मार्शियल सेंट के लिए। इस साल 22 मार्शियल सेंट्स आए हैं। 2 ज्यादा जितना हमने सोचा था। फिर उसने अपने टावर की ओर इशारा किया। सेंट्स ऊपर बैठेंगे। मैं पहले जाकर व्यवस्था करता हूं। हैरोल्ड गायब हो गया और उसी पल लू शेंग ने महसूस किया, चारों तरफ टावरों से दर्जनों शक्तिशाली नजरें उसे देख रही थीं। दबाव साफ महसूस हो रहा था। कुछ निगाहों में तो आसमान और धरती की कच्ची ताकत भरी हुई थी, जो उस पर भारी और घुटन भरे अंदाज में टूट रही थी। लू शेंग ने मन ही मन सोचा, जैसे ही हैरोल्ड मेरे पास से गया, सबके असली चेहरे सामने आ गए। इतनी सारी हत्या की नियत एक ही इंसान पर। लगता है सच में मैं इनके लिए जरा ज्यादा ही खतरनाक हो गया हूं। उसे सच्चाई अच्छी तरह पता थी। अगर वह सच में हैरोल्ड का कोई साधारण मोहरा होता तो इन टावरों से निकलती आध्यात्मिक शक्ति का दबाव उसकी जान उसी वक्त ले लेता, अगली सांस लेने का मौका भी नहीं मिलता। सबसे भव्य केंद्रीय टावर के ऊपर एक सुनहरे बालों वाला खूबसूरत आदमी खड़ा था, जिसकी मौजूदगी ही अधिकार से भरी थी। उसके पास फियोना खड़ी थी, वही लड़की जिससे लू शेंग पिछली रात मिला था। उस आदमी ने नीचे खड़े लू शेंग की ओर इशारा किया और बोला, फियोना, क्या यही वह लड़का है जिसने तुम्हारी दिलचस्पी पकड़ ली है? फियोना की आंखें चमक उठीं और वह मुस्कुरा दी। फादर, आपने ही कहा था कि मुझे इसी सभा में अपना साथी चुनना चाहिए, उसने उत्साह से कहा। मुझे वह दिलचस्प लगता है। मेरी नजर में वह पूरी तरह योग्य है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का शक्तिशाली अध्यक्ष लैन चेन था। लैन चेन ने धीरे से सिर हिलाया। फियोना, तुम अभी युवा हो। इस दुनिया में जीवनसाथी सिर्फ चेहरे देखकर नहीं चुना जाता। यहां सुंदरता कोई खास चीज नहीं है। फियोना का चेहरा गंभीर हो गया। फादर, मेरी समझ का अपमान मत कीजिए। मुझे उसमें सिर्फ उसकी शक्ल नहीं पसंद आई। और वैसे भी मैं आपकी ही बात मान रही हूं। लैन चेन ने ठंडी आवाज में कहा, उसकी उम्र के हिसाब से ताकत ठीक है, लेकिन वह हैरोल्ड का वंशज है। हैरोल्ड की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है। बेहतर परिवार तलाशो। लेकिन फादर, फियोना झुंझला गई। लेकिन लैन चेन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने उंगलियां चटकाईं। चुप। सम्मेलन शुरू होने वाला है। अगर वह लड़का आगे के परीक्षणों में जीवित रहा तो मैं फिर सोचूंगा। फियोना नाराज होकर चुप हो गई। इसी बीच एरिना की बड़ी स्क्रीन पर उद्घोषक बोलने लगा, सम्मानित अतिथियों,
कृपया इस साल के वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट के नियमों पर ध्यान दें। लू शेंग शांत खड़ा था। नियमों की पूरी जानकारी उसके दिमाग में पहले से साफ थी। हैरोल्ड ने उड़ान के दौरान उसे सब समझा दिया था। टूर्नामेंट 2 चरणों में होगा। पहला चरण संसाधन खोज। हर ग्रैंड मास्टर को निर्धारित क्षेत्र में बिखरे एनर्जी क्रिस्टल्स ढूंढने होंगे। नियम साफ थे, खुद ढूंढो या दूसरों से छीन लो। दूसरा चरण पारंपरिक मुकाबला होगा। दोनों चरणों के अंकों को जोड़कर मार्शल सेंट्स और उनके संगठनों की रैंकिंग तय होगी। लू शेंग ने थोड़ी सहलाते हुए सोचा, रैंकिंग मेरे लिए मायने नहीं रखती। असली सवाल है, मैं इन 22 मार्शल सेंट्स को एक साथ मुझ पर हमला करने के लिए कैसे उकसाऊं? उसके चेहरे पर धीरे धीरे खतरनाक मुस्कान आ गई। योजना आसान है, उसने सोचा। पहले चरण में जितने एनर्जी क्रिस्टल्स मिले सब इकट्ठा करूंगा, लेकिन जमा नहीं करूंगा। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं सब अपने पास रख रहा हूं, तो वे 22 रैंक 9 सेंट्स पागल हो जाएंगे। वह हल्के से हंसा। और जब वे नीचे आएंगे, तो मैं सबको जमीन पर गिरा दूंगा। वह स्टेजिंग एरिया की ओर चल पड़ा। देखते हैं दुनिया के सेंट्स का वजन कितना है। दूर खड़े डॉम शेंगी और पैंग हुआयू उसे चुपचाप देख रहे थे। पैंग हुआयू ने धीरे से कहा, वह हुआंग येन वाला लड़का सच में बहादुर है या पागल? डोंग शेंगी ने जवाब दिया, मरे हुए लोगों की चिंता मत करो। जब हंट शुरू होगा तो मेरे पास ही रहना। उधर जिदाओ मार्शल आर्ट्स स्कूल के एक बुजुर्ग ने आदेश दिया, डोंग शेंगी, अलग टीम लेकर जाओ। संसाधनों की हर हलचल की रिपोर्ट चाहिए। उसी समय ड्रैगन नेशन की सेना भी सक्रिय हो गई। एक बुजुर्ग अधिकारी बोला, क्रिस्टल खुद ढूंढने से बेहतर है दूसरों से छीन लेना। दूसरा हंस पड़ा, पहले लोग इकट्ठा करें, फिर हम लूट लेंगे। उनके पीछे युवा जनरल चुपचाप चल रहे थे। वे सैनिक कम और अनुभवी डाकू ज्यादा लग रहे थे। उधर लू शेंग समुद्र किनारे पहुंचा। उसने नक्शा देखा और बोला, यहां नीचे एनर्जी क्रिस्टल्स की बड़ी मात्रा है। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ सोचा, और कुछ लोग मेरा पीछा भी कर रहे हैं। अगले ही पल वह समुद्र में कूद गया और तेजी से गहराई में उतर गया। कुछ देर बाद 3 लोग जंगल से निकलकर वहीं पहुंचे। धत, उनमें से एक चिल्लाया। वह भाग गया। दूसरा हंस पड़ा, भागने दो, कल एरिना में मिलेगा। फियोना पर नजर डालने की हिम्मत की है। अब वह मरा हुआ आदमी है। उधर टावर के ऊपर 2 लोग बात कर रहे थे। डार्क स्टार और वायर स्पेस के लोग इस बार क्यों नहीं आए? दूसरा बोला, उनके बिना तो हुआंग येन को फायदा होगा। एक मार्शल सेंट ने हैरोल्ड की ओर देखकर कहा, इतना फायदा पचाना मुश्किल भी हो सकता है। हैरोल्ड बाहर से शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर हंस रहा था। मूर्खों, डार्क स्टार और ब्लैक डीमन सोसाइटी गायब नहीं हैं। वे पहले ही मेरे मालिक के हाथों मछलियों का खाना बन चुके हैं। दूसरे टावर पर लिन वॉन ने लिन झेंग्युए से पूछा, सब लोग उस मार्शल सेंट और उसके वंशज से नफरत क्यों कर रहे हैं? लिन झेंग्युए बोली, क्योंकि हर आदमी लैंड चेन का दामाद बनना चाहता है। लेकिन हैरोल्ड का पोता कमजोर लक्ष्य लगता है, इसलिए सब उसे हटाना चाहते हैं। लिन वॉन ने हंसकर कहा, कल रात तो वे दोनों अच्छे लग रहे थे। लिन झेंग्युए ने उसके माथे पर हल्की चपत लगाई। बहुत शरारती हो गई हो तुम। इधर समुद्र की 8000 मीटर गहराई में लू शेंग तैर रहा था। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। मिल गया, एनर्जी क्रिस्टल वेन।
उसके सामने समुद्री कोरल पर हजारों चमकते क्रिस्टल लगे हुए थे, जैसे अंधेरे में टूटे हुए हीरे चमक रहे हों। लू शेंग ने अपनी मानसिक शक्ति से एक एक करके सारे क्रिस्टल निकालना शुरू कर दिया। यह जगह 10 साल से अछूती थी, इसलिए क्रिस्टल बहुत ज्यादा थे। कुछ ही देर में उसने लगभग 7,800 ग्राम एनर्जी क्रिस्टल्स इकट्ठा कर लिए। उसने सब अपने बैग में भर लिए और अगली वेन ढूंढने लगा। जितने ज्यादा मिलेंगे उतना अच्छा। अचानक समुद्र की सतह जोर से फट गई, जैसे किसी विशाल तलवार ने पानी को 2 हिस्सों में काट दिया हो। उस दरार से लू शेंग धीरे धीरे ऊपर आया। उसके बैग में हजारों क्रिस्टल थे, कुल मिलाकर 100 किलो से भी ज्यादा एनर्जी क्रिस्टल्स। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई और चेहरा ठंडा हो गया। अब समय कम है, दूसरा चरण शुरू करते हैं। उसने अपनी मानसिक शक्ति पूरी तरह फैला दी। पल भर में उसका मानसिक जाल सैकड़ों किलोमीटर में फैल गया। अब पूरे महासागर में मौजूद हर प्रतियोगी उसे एक छोटी मोमबत्ती की तरह दिख रहा था। लगता है मेरी मानसिक शक्ति लेवल 9 की सीमा छू चुकी है। अब इस खेल की पूरी बिसात मेरे सामने है। लू शेंग के होठों पर एक हल्की अंधेरी मुस्कान उभरी जब उसका मानसिक रडार एक खास समूह पर टिक गया। क्या शानदार संयोग है, उसने धीरे से फुसफुसाया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। लगता है कलेक्शन की शुरुआत तुम लोगों से ही करूंगा। उसकी मानसिक दृष्टि कियान युशु और पैंग हुआयु पर टिक गई, जो पूरे इलाके में मेहनत करते हुए अपने अपने छोटे बैग में भरे एनर्जी क्रिस्टल्स को बड़ी मुश्किल से ढो रहे थे। बिना एक शब्द कहे, जहां लू शेंग खड़ा था वहां की जगह जैसे मुड़कर खुद में ही सिमट गई। बस एक पल की हल्की सी हरकत हुई, उसका साया धुंधला पड़ा और फिर पूरी तरह गायब हो गया, पीछे सिर्फ गर्म हवा में धीरे धीरे मिटती हुई लहर छोड़कर। एक सुनसान धूप से झुलसे छोटे से द्वीप पर, जो मुश्किल से कुछ किलोमीटर चौड़ा था और जहां बस कुछ अकेले नारियल के पेड़ ही खारे समुद्री छींटों से जूझ रहे थे, मिंग्यू हॉल के सदस्य अपने कठिन परिश्रम से जुटाए गए माल की गिनती करने के लिए इकट्ठा हुए थे। कियान युशु एक पेड़ से टिककर खड़ा था और अपने साथियों को देख रहा था। आखिरी गिनती बताओ, उसने कहा। कुल कितना मिला? पैंग हुआयु थोड़ा झेंपते हुए आगे आई और एक छोटा सा कपड़े का थैला बढ़ाया। सीनियर ब्रदर, जितनी उम्मीद थी उतना नहीं मिला। किसी तरह लगभग 100 ग्राम ही जुटा पाई हूं, उसने कहा और चमकते हुए कुछ छोटे पत्थर दिखाए। बाकी शिष्यों ने भी अपनी रिपोर्ट देना शुरू किया। किसी के स्वर में गर्व था तो किसी में निराशा। मुझे तो लगता है 100 ग्राम से भी कम है, एक ने बड़बड़ाया। मुझे एक छोटा वेन मिला था, 300 से ज्यादा मिला, दूसरा थोड़ा इतराते हुए बोला। मेरे पास करीब 200 हैं और मेरे पास लगभग 150 ग्राम। एक एक करके मिंग्यू हॉल के सभी सदस्य अपने अपने पाउच निकालने लगे और चमकते हुए क्रिस्टल्स को एक जगह ढेर में जमा करने लगे। कियान युशु ने जेब से एक मुड़ी तुड़ी सिगरेट निकाली और जला ली। समुद्री हवा में धुआं धीरे धीरे उड़ने लगा। भले ही हर किसी की रिपोर्ट ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन दिमाग में हिसाब लगाते ही उसके अंदर संतोष की लहर दौड़ गई। उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान फैल गई। बुरा नहीं है, उसने अहंकार भरी आवाज में कहा। सब मिलाकर करीब 3 से 4 किलो बनता है। याद है पिछली बार 2 किलो लेने के लिए भी कुत्तों की तरह लड़ना पड़ा था। इस बार तो हम शुरुआत से ही काफी आगे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, कियान युशु ने आगे कहा, उसकी आंखों में शिकारी चमक आ गई। अभी हमारे पास काफी समय है। अगर हमने सही चाल चली और कुछ दूसरे हॉल्स से उनका माल जब्त कर लिया, तो 5 किलो पार करना बिल्कुल आसान होगा। उसकी बात सुनते ही आसपास खड़े मिंग्यू हॉल के शिष्य जोर से हंसने लगे और खुशी से चिल्लाने लगे।
उन्हें पहले ही अपनी जीत और मिलने वाले इनाम साफ दिखने लगे थे। तभी अचानक एक आवाज आई, ठंडी, शांत और उनकी टोली के लिए पूरी तरह अजनबी। वह आवाज जश्न के माहौल को ऐसे चीर गई जैसे बर्फ का टुकड़ा। सपना तो अच्छा है, आवाज बोली, लेकिन बताओ, अगर लूटने वाले तुम लोग खुद ही बन जाओ तो? कियान युशु के पीछे खड़े शिष्यों ने पहले तो मुड़कर भी नहीं देखा और मजाक उड़ाते हुए हंस पड़े। लूट लिए जाएंगे हम, एक ने हंसते हुए कहा। कौन इतना आत्मघाती होगा? हम मिंग्यू हॉल हैं, सब एकजुट और मजबूत, और हमारे पास सीनियर ब्रदर कियान युशु हैं। कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसा सपना भी देखे। लेकिन पैंग हुआयू की संवेदनाएं बाकी सबसे कहीं ज्यादा तेज थीं। अचानक उसके अंदर खतरे की तेज घंटी बजी। उसकी हंसी गले में ही अटक गई और उसकी गर्दन पर ठंडा पसीना आ गया। रुको जरा, उसने घबराकर कहा। अभी ये किसने कहा? अभी कौन बोला? माहौल एक पल में बदल गया। अभी जो जगह हंसी से भरी थी वह अचानक भारी और डरावनी हो गई। शिष्य एक दूसरे को देखने लगे, चेहरों पर उलझन और डर साफ था। मैंने नहीं कहा, एक हकलाया। मैंने भी कुछ नहीं कहा। वे सब अचानक पीछे मुड़े और खाली समुद्र तट और इक्का दुक्का पेड़ों के बीच नजरें दौड़ाने लगे। तभी कियान युशु का चेहरा काला पड़ गया। उसकी नजर दूर खड़े एक इंसान पर टिक गई। उसने दांत भींचते हुए कहा, वह है, वह लू शेंग है।